इसी का रिलेटेड कंसेप्ट है कि आपकी अगर रेज जो हैं वो डाइवर्जिंग हैं और वो स्लैब पर पड़ती हैं तो डाइवर्जिंग रे जो है उसमें शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द स्लैब, और अगर आपकी रेज कन्वर्जिंग हैं और वो स्लैब पर पड़ती हैं तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसमें शिफ्ट होगा अवे फ्रॉम द स्लैब। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर डाइवर्जिंग रेज हैं तो आपका शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द स्लैब, अगर कन्वर्जिंग रेज आपकी स्लैब पर पड़ रही हैं मतलब यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट रियल है, यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। रियल ऑब्जेक्ट के केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होगी वो आपको शिफ्ट होकर दिखाई देगी टुवर्ड्स स्लैब, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन अवे फ्रॉम स्लैब शिफ्ट होकर दिखाई देगी। दोनों में शिफ्ट का फॉर्मूला वही है T1-1/μ। ये अपेरेंट डेप्थ से आया है, आप समझ ही गए हैं। अपेरेंट डेप्थ से कैसे आया है कि एक्चुअल डिस्टेंस डिवाइड बाय एक्चुअल डिस्टेंस माइनस अपेरेंट डिस्टेंस, तो एक्चुअल डिस्टेंस है टी और अपेरेंट डिस्टेंस है T/μ, तो सब्ट्रैक्शन क्या हो गया T-T/μ। समझ में आ रहा है? तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके साथ कंबाइन करके आपके मिरर के सवाल बनाए जाते हैं। तो मिरर पर आपकी जो रे है, जो आपकी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रियल है तो मिरर को क्या दिखेगी, वो ऑब्जेक्ट स्लैब की तरफ शिफ्ट होकर दिखाई देगी, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उस केस में आपको वो अवे फ्रॉम मिरर नज़र आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगर एक से ज़्यादा स्लैब्स एक साथ लगा दी तो क्या होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमारी स्लैब्स ऐसे अलग अलग लगा दी जाएं लेकिन इंसिडेंट और इमर्जेंट रे सेम मीडियम में हो तो वो हमेशा पैरेलल होंगी। मतलब शुरू μ1 से हुए थे तो ख़त्म भी μ1 पे हुए, बीच में μ2 μ3 μ4 कोई भी आया और कोई भी गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पहला और आखिरी मीडियम सेम है तो इमर्जेंट और इंसिडेंट रे आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हमने पढ़ा कि जब हमारी रे डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करती है, यानी हम डेंसर मीडियम में अगर अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी रेयर मीडियम में बढ़ेगा। तो ये भी संभव है कि हम बढ़ाते जाएं तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिल जाए जिसके लिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 हो जाए, और अगर उसके बाद भी हम बढ़ाना चालू रखते हैं तो हमारी लाइट बजाय रिफ्रैक्ट होने के रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, यानी वो दूसरे मीडियम में जाने की बजाय हमारे मीडियम में वापस लौट आएगी। इस घटना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपकी रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही हो। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम हमारी रे जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ाया तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ने लगा। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको कि हम क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इस पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है 90 डिग्री। और अगर हम अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से भी बढ़ा लेते हैं तो हमारी लाइट रेयर मीडियम में जाने की बजाय पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होकर हमारे मीडियम में वापस लौट आती है। क्रिटिकल एंगल का वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से sin c बराबर μ1/μ2। मैं इसको कहता हूँ कि आप इसको, हाँ यहाँ लिखा भी है कि आप इसको म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर लीजिए। 1 इज़ रेयरर, 2 इज़ डेंसर। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो ये क्रिटिकल एंगल का वैल्यू है। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होते ही आपकी लाइट जो है वो अपने मीडियम में वापस लौट आती है। इसके वेरियस एप्लीकेशंस है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। जो हमारे डायमंड्स होते हैं वो झिलमिलाते हैं, तो वो क्यों झिलमिलाते हैं, क्योंकि उसमें डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। डायमंड की कटिंग इस तरीके से की जाती है कि जब भी लाइट डायमंड से बाहर जाए वो हमेशा दीवार पर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे टकराए, ताकि वो डायमंड के अंदर लौट आए और आपको डायमंड झिलमिलाता हुआ नज़र आए। इसमें पूछे जाने वाला एक फेमस सवाल कि अगर रे एंटर करती है फ्रॉम बेस ऑफ अ क्यूब और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो सफ़र करती है साइड वॉल पर, तो म्यू का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2। ऑब्जेक्ट बिलो बेस कैन नॉट बी सीन थ्रू साइड फेसेस। तो यहाँ क्या है कि भाई आपका क्यूब है, रेयरर टू डेंसर लाइट आ गई, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब वो इस डेंसर मीडियम से बाहर जा रही होगी तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि वो बाहर ना जा पाए और साइड फेस से टकरा के वापस लौटा, इसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो ये सवाल आपको कई बार दिखेगा, घुमा फिरा के पूछा जाता है। इस केस में आपका क्या होना चाहिए, क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। आप इसे याद रख सकते हैं। दूसरा स्विमिंग पूल का सवाल होता है कि स्विमिंग पूल में एक बल्ब जल रहा है, तो बताइए ऊपर सरफेस पर जो लाइट है वो जिस सर्कल में नज़र आएगी उसका रेडियस क्या होगा। इसके पीछे भी TIR है कि आपके बल्ब की लाइट जो है जब क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाएगी
तो वो वाटर से बाहर जाने की बजाय एयर में वाटर में ही टकरा के लौट आएगी। तो आपको वो लाइट बाहर नहीं दिखेगी, तो आपको लगेगा जो लाइट है वो केवल एक सर्कल पार्ट है, उसको एलिमिनेट कर रही है। तो हमसे सर्कुलर पार्ट की रेडियस पूछी जाती है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं R/H इज इक्वल टू 1/√μ² बाय μ² माइनस 1। डायरेक्ट ये सब किससे कैलकुलेट हुआ है? TIR से कैलकुलेट हुआ है। प्योर वाटर के लिए ये जो एंगल है, ये एंगल लिया जाता है 98 डिग्री। ये जो एंगल है टोटल, ये एंगल होता है इस कोन का 98 डिग्री। दूसरा इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के पूछे जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में भी वही फंडा लगता है, कोर होती है, क्लैडिंग होती है। कोर होता है आपका अंदर वाला मीडियम, इसमें आप एक तरफ से लाइट को इंसिडेंट कराते हो, वो कोर के ऊपर क्लैडिंग यानी कवर समझ लीजिए। तो लाइट को आप कोर में एंटर कराते हो, वो क्लैडिंग वाली बाउंड्री से टकराती है। जानबूझ के हम लाइट को ऐसे एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं कि जब भी वो कोर से क्लैडिंग की तरफ जाए उसका TIR हो जाए। इस तरीके से सिग्नल एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रैवल करता है। तो ऐसा हो पाए इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा साइन थीटा जो है वो √n1² माइनस n2² बाय n0 हो, जहाँ पे n0 क्या है? हमारे सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n1 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग है। तो इस पर हम एक सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक एयर बबल है, वो क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर है, ग्लास ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वो एक तरफ से दिखता है, 1 सेंटीमीटर वो दूसरी तरफ से दिखता है। तो बताओ उसकी रियल डिस्टेंस कितनी है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया है? मान लो कि ये आपका बबल है, इधर से ये L1 पे है, इधर से ये L2 पे है, पर आपको दिखता क्या है? L1 बाय म्यू आपको दिया है 4.5 और 4.5 तो आपकी टोटल साइड है। एक तरफ से देखते हो तो L1 बाय म्यू दिखेगा, अपेरेंट डेप्थ 2 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ से देखते हो तो L2 बाय म्यू दिखेगा 1 सेंटीमीटर, और आपको दिया है L1 प्लस L2 बराबर 4.5, यानी L1 बाय म्यू, ठीक है, और L2 बाय म्यू। तो 4.5 डिवाइड बाय म्यू बराबर कितना दिया है? 3। तो यहाँ से म्यू कितना आ गया आपका? 1.5। तो म्यू 1.5 आ गया। तो हमारी डिस्टेंस कितनी हुई एक्चुअल में? यहाँ से मतलब L1 का वैल्यू पूछा है, तो L1 बराबर हो जाएगा 2 म्यू यानी कि 3 के इक्वल। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक फिश है वो 30 सेंटीमीटर डेप्थ पर है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें दिया है, फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड इट्स इमेज। तो फिश और इमेज के बीच में कितना? तो देखिए आपकी जो फिश है वो 30 सेंटीमीटर डेप्थ पर है, पर वो नज़र कहाँ आएगी? 30/म्यू पर, यानी 30 डिवाइड बाय 4 इंटू 3। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो गया? 30 माइनस 30 बाय म्यू। तो ये हमारा आएगा 7.5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि क्रिटिकल एंगल सर्टेन मीडियम के लिए और वैक्यूम के लिए 30 डिग्री है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम होता है c बाय म्यू, और म्यू का वैल्यू हमें कैसे निकालना है? तो 1 साइन 30, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, यानी साइन c बराबर 1 बाय म्यू, यानी साइन 30 का वैल्यू कितना हुआ? हाफ। तो हाफ बराबर 1 बाय म्यू, तो v बराबर क्या हो गया? c बाय 2। तो हमारी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है मीडियम में वो क्या रह जाएगी? हाफ रह जाएगी, यानी 1.5 इंटू 10⁸8। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।